वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फ्रेंस और टॉपिक चल रहा है अनबायसनेस। तो अनबायसनेस में अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, कैसे अनबायसनेस कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई एस्टिमेटर किसी पैरामीटर के लिए अनबायस्ड है या नहीं, और तरह तरह के क्वेश्चंस देखे नॉर्मल पर बेस्ड। अब आपके सामने जब अनबायसनेस के क्वेश्चन आएंगे तो जितने मैंने करवाए हैं ज़रूरी नहीं कि इतने ही आएँ, इनके अलावा और भी क्वेश्चंस आपके सामने अनबायसनेस के आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ आज वो ये है कि आप लोग जब मेरी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर एक टैब आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से। इस फ्री स्टडी मटेरियल पे जब आप जाएंगे आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो व्यू मैं दिखा रहा हूँ ये डेस्कटॉप व्यू है। मोबाइल पे आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देख लेना। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर पेपर्स मिलेंगे जो मैंने अपलोड कर रखे हैं। जैसे पहला है सिलेबस ऑफ डिफरेंट एग्ज़ाम रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैट से जुड़े हुए जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सिलेबस इसमें मिलेगा। नंबर 2 पर है स्टैट्स 2 ISS 2016 से 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब स्टैट्स 2 जो है वो इन्फ्रेंस इसी स्टैट्स 2 वाले पेपर में आती है। तो अब जबकि आप इन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं तो आप इस वाले फोल्डर को क्लिक करना। इसमें आपके पेपर्स 16 से लेकर 21 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले हैं। तो आप मान लीजिए आपने 16 का पेपर ओपन किया और आपने अब तक अनबायसनेस पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, अनबायसनेस के क्वेश्चंस को ढूंढ कर यहाँ से लगाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक दो क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, इनको आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए MLE है। तो MLE एक ऐसा टॉपिक है जो भी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, आगे चलकर पढ़ाएंगे तब आप इसको भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये आपकी अगली प्रॉपर्टी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें, व्हाट इज़ एन अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो क्वेश्चन नंबर 35 ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपको थीटा के लिए अनबायस एस्टिमेटर बताना है, जबकि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है fx थीटा इज इक्वल टू थीटा e⁻ माइनस थीटा एक्स। तो 35 क्वेश्चन नंबर को आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ट्राई करना, ठीक है। तो ये पेपर है 2016 का, आपको सिर्फ अनबायसनेस वाले क्वेश्चन ढूंढकर करने हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे, अगली क्लास में हम उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे। 16 के साथ साथ 17, 18, 19, 20 और 21 में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढकर प्रैक्टिस आपको करनी है, और ये सब आपको एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन ले रखा है करवाने के लिए वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड। तो इसलिए कल की क्लास में हमने आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम वो बातें फिर से रिपीट करेंगे। जैसे कि अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल x का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर n, तो सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, 1/2 n/2 गामा n/2 e⁻ माइनस x/2 x⁻ n/2 माइनस 1, और x की रेंज है ग्रेटर देन 0। ये तो हो गया काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का PDF। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, काई स्क्वायर का मीन का फार्मूला, यानी अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालें तो ये n आएगा, और वेरिएंस का फार्मूला ये आएगा 2n। जब हमने काई स्क्वायर का PDF देख लिया तो अगर हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ √x निकालना चाहें तो इसका वैल्यू क्या आएगा। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम इस वाले प्रूफ में करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो ये निकालना बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे, अगर आपको एक्सपेक्टेशन x निकालना होता तो क्या करते हैं, मान लो ये आपको कैलकुलेट करना था तो फार्मूला क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन ओवर x fx dx, और यहाँ पर आती x की रेंज, जो भी रेंज x की दी जाती है, ये होता है एक्सपेक्टेशन का फार्मूला। जब x था तो यहाँ पर x आया, अब की बार √x है, तो √x है तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर x की रेंज होगी 0 to ∞, यहाँ पर आएगा √x, और यहाँ पर आता है PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड dx।
तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं आता क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, और जब एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पावर n/2 गामा n/2 e टू द पावर -x/2 एंड x टू द पावर n/2 -1। रेंज है 0 to इन्फिनिटी dx, यानी हमने रूट एक्स पुट किया और पूरा का पूरा एफ एक्स पुट किया है और अभी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है हमारे पास, एक तो है 2 n/2, दूसरा कांस्टेंट है गामा n/2, लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। अब अगर हम इनको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे e टू द पावर -x/2, ये वाला टर्म। x वाला टर्म जब हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 भी है, तो n/2 प्लस 1/2 साथ में और -1 यहाँ पे आएगा dx। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि हम इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए x/2 को हम t सपोज कर लेते हैं। जब इसको t सपोज करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 dt, और लिमिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर x 0 तो t 0, अगर x इन्फिनिटी तो t भी इन्फिनिटी, यानी जो रेंज x की रहेंगी वही सेम रेंज हो जाएंगी t की। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 n/2 गामा n/2, यहाँ से आएगा 0 to इन्फिनिटी, लिमिट सेम रहेंगी। e टू द पावर में -t आएगा, क्यों, क्योंकि x/2 की वैल्यू ही तो t है। फिर x की वैल्यू 2t आएगी, तो यहाँ पर x की जगह पे 2t आ गया। इस सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू 2t आएगी। क्या वैल्यू आई 2t की पावर में, जो कुछ है वो सब रहेगा, n+1/2 -1, और dx की जगह पे क्या आया, 2 dt। अब ये पावर जो 2 वाली है इसको बाहर करके देखो अंदर क्या बच रहा है, e टू द पावर -t 0 to इन्फिनिटी t टू द पावर n+1/2 dt। क्या क्या यहाँ से बाहर हुआ, एक तो ये वाला 2 बाहर हुआ, दूसरा ये वाला 2 बाहर हुआ। जब ये 2 बाहर होगा तो इसकी पावर में ये सब रहेगा n/2 -1, और इसकी पावर 1 है। तो जब इस 2 को बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली में क्या बाहर होगा, n+1/2 -1 +1 अपॉन में पहले से क्या है 2 टू द पावर n/2 गामा n/2। अब ये फंक्शन क्या बन गया, गामा फंक्शन याद है, गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, गामा n+1/2। गामा n का फार्मूला क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx, यही तो होता है। तो अगर इस फार्मूले में n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, ये n की वैल्यू है, तो गामा n बन गया। ओके ओके, अब यहाँ पर आते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n/2 हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ऊपर पहले से क्या है, n/2 प्लस 1/2, ये -1 + 1 कैंसिल, और ये -n/2 भी आ गया, अपॉन में गामा n/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये n/2 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा रूट में, तो √2, और यहाँ पर आएगा n+1/2 गामा में, और गामा n/2। ये किसकी वैल्यू आई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट x की, जहाँ पर x कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर को, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n है। ठीक है, चलो एक्सपेक्टेशन रूट x तो हमने निकाल लिया। जब x का स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेशन रूट x आएगा। अब हमको यहाँ पर दिया क्या है, ज़रा इसकी बात करते हैं। तो हमको दिया है कि जो x1 x2 ... xn है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जब ये नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या क्या रिजल्ट्स बना सकते हैं। कल हमने आपको बताया था, रैंडम वेरिएबल से उसके मीन को घटाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करिए,
तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और इसकी मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, काई स्क्वायर, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1। अब अगर ये सारे के सारे x1 x2 xn जो सैंपल थे, इन सब में से इनके मीन को घटाओ और SD से डिवाइड करो, फिर इनका स्क्वायर करके ऐड भी कर दो, तब ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, काई स्क्वायर की एडिटिव प्रॉपर्टी लगेगी। यानी अभी एक अगर काई स्क्वायर है तो अगर सबको ऐड कर देंगे तो ये भी काई स्क्वायर को ही फॉलो करेंगे, लेकिन आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, n, क्योंकि कितने अब की बार वेरिएट हो गए, यहाँ पर n वेरिएट हो गए। अच्छा, मान लो यहाँ पर कल हमने आपको एक रिजल्ट और बताया था कि अगर म्यू अननोन है, तो म्यू अननोन है तो रिज़ल्ट क्या है कि म्यू की जगह पे हम उसका एस्टीमेट यानी स्मॉल x बार पुट करते हैं, बाकी सब सेम रहता है, और ये फॉलो करता है काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस यही चेंज है इसमें और इसमें। आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स ऊपर है, इसमें यहाँ पर क्या है, x बार है, यानी अगर हम इसका काई स्क्वायर बनाएंगे तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, काई स्क्वायर अगर इसका बनाएंगे तो ये काई स्क्वायर को कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ फॉलो करेगा, n या फिर n-1, बोलो। अगर मीन म्यू होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n होती, लेकिन म्यू अननोन था तो मीन की म्यू की जगह पे क्या आ गया, n-1 फॉलो करेगा, है ना। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये सिग्मा के लिए अनबायस्ड है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये सिग्मा के लिए अनबायस्ड है कि नहीं। अब तक जो कुछ भी हमने निकाला उनका यूज़ भी करेंगे, ओके। तो किसी को अनबायस्ड प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं t। जब t की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लो, ओके। तो एक्सपेक्टेशन किस पे लग गई, एक्सपेक्टेशन इस पे लग जाएगी, 1/2 समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल ऑफ स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हम चाहें तो इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर सकते हैं, तो बाहर करेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा 1/2, और एक्सपेक्टेशन किस पे लग गई, अंडर रूट xi माइनस x बार का होल ऑफ स्क्वायर। हम इसको सिग्मा का स्क्वायर में कन्वर्ट अगर कर लें तो अभी अभी हमने का स्क्वायर में एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट x की वैल्यू निकाली है कि नहीं निकाली है, लेकिन का स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कैसे करें, का स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सिग्मा भी तो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इससे क्या होगा। अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म है इनको एज इट इज़ कंटिन्यू करना, गामा n-1/2 गामा n/2, यहाँ पे लिख लो 1/√2, और जब सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ तो ये बन गया अंडर रूट समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर आएगा xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर, और एक सिग्मा स्क्वायर था जो मल्टीप्लाई में था वो एक्सपेक्टेशन के बाहर कर लो, रूट है तो सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा बन जाएगा, और कांस्टेंट टर्म है इसलिए एक्सपेक्टेशन के बाहर आ गया। अब ये वाला जो अंदर रखा है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये का स्क्वायर है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, हाँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी जितनी चीज़ें थी वो एज इट इज़ रहेंगी। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो अभी अभी हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट x की वैल्यू निकाली, कहाँ पे निकाली, ये देखिए निकाली है, लेकिन जब हमने ये वैल्यू निकाली थी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, n थी।
अब जब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रूट काई स्क्वायर की, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर को फॉलो करता था, यहाँ पर ये भी काई स्क्वायर है, तो रूट की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा, n-1 रखना पड़ेगा। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं ऊपर वाले फार्मूले में। तो इसकी वैल्यू आ गई √2, यहाँ n की जगह -1 रख दिया, n की जगह n-1 रख दिया, अपॉन में 2, डिवाइड में क्या है गामा n/2। तो जैसे ही n की जगह n-1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गामा n-1/2। ये तो इसकी वैल्यू हुई, साथ में सिग्मा है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ पर क्या है n-1/2 एंड n/2। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये n-1/2 इससे कैंसिल हुआ, ये √2 इससे कैंसिल हो गया। इसको अगर सॉल्व करो तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो गामा n/2 लिखा है, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। तो बचा क्या, अब आपको क्या दिखा, आपको कुछ दिखा, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, n-1/2 n/2 √1/2 समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन सिग्मा के बराबर आ गई, यानी हमको सिग्मा का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर और मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब इसमें अगर काई स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको नहीं याद है तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको एग्ज़ाम में ये भले ना पूछा जाए बीएससी वाले में, लेकिन जब आप आईसीएस का एग्ज़ाम दोगे, आईआईटी जैम का दोगे, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने आपको जो होमवर्क में दिया था वो अभी भी होमवर्क में है, तुम लोग इसको करो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताओगे तो मैं इनको भी करवा दूंगा। इनके अलावा बुक में या इन नोट्स में कुछ और क्वेश्चंस हैं अनबायसनेस से रिलेटेड, तो आपको उनको ढूंढ कर करना है, कहीं पर कोई दिक्कत होती तो बताना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, सो दैट 2x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा फॉर डेंसिटी फंक्शन दिस। तो क्या इसको आप कर लेंगे होमवर्क में, बताओ? ट्राई करना, नहीं होगा तो कल की क्लास में बताना। तो अनबायसनेस में अभी हमने आपको जितना बताया, उसके साथ साथ आप आईसीएस में जो क्वेश्चंस अनबायसनेस से रिलेटेड आए हैं उनको भी करिए, और फिर अगर कोई बात है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक नई प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। जानेंगे कंसिस्टेंसी होती क्या है, अनबायसनेस के साथ साथ कंसिस्टेंट होना क्यों ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी होने से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आगे अभी 2 प्रॉपर्टीज़ और बची हुई हैं। कौन कौन सी? एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। तो हम देखेंगे कैसे इन प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क पड़ेगा कंसिस्टेंसी का। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी, अगर मैं आपसे पूछूं कंसिस्टेंसी की हिंदी क्या है, कौन बताएगा? बताओ बेटा अंकिता, क्या है कंसिस्टेंसी की हिंदी? कंसिस्टेंसी की हिंदी में हम क्या कहेंगे? स्थिरता। क्या कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थिरता? चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है? कांस्टेंट थोड़ा रहे, ठीक है, जो अपनी बात पे स्थिर रहे उसी को हम स्थिरता कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठूँगा और दौड़ने जाऊँगा, तो एक दिन तो उठ गए, अगले दिन 7 बजे उठे, फिर अगले दिन सोचे दौड़ने से क्या होगा, छोड़ो सोते हैं, नींद अच्छी है, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर एक व्यक्ति रोज़ सुबह 6 बजे उठता है और जाता है, चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, उसका ये नियम है, तो कहते हैं कि देखो वो आदमी कितना कंसिस्टेंट है। कहते हैं ना, अपनी बात पे कायम है, जो कहता वही कर रहा है, और एक दिन से नहीं सालों से कर रहा है। जब कभी क्रिकेटर की बात होती है प्लेयर में, तो क्या होता है,
कहते हैं ना विराट कोहली इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, ये लाइन सुनी है? इसका मतलब क्या हुआ? जो खिलाड़ी सिर्फ एक मैच में रन बनाए दैट वाज नॉट कंसिस्टेंट। जो खिलाड़ी हर मैच में रन बनाए, हर मैच में रन बनाए, वो है कंसिस्टेंट। तो जिसका बल्ला चलता है सारे मैचों में वो कहलाता है कंसिस्टेंट प्लेयर। और जब कोई कंसिस्टेंट होता है तो हमें उसकी बात पर भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कुछ कह देगा तो वही करेगा, यानी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के साथ एक चीज़ और जुड़ गई, क्या? भरोसा। क्या कहेंगे इसको हम इंग्लिश में? रिलायबल। इट मीन्स दैट इफ़ एनी वन कंसिस्टेंट देन ही इज़ और सी इज़ रिलायबल। वो भरोसे के योग्य है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के पैरामीटर थीटा को हम सैंपल जो कि पॉपुलेशन से बहुत छोटा है इसके फंक्शन यानी कि एक स्टैटिस्टिक्स की मदद से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये स्टैटिस्टिक्स पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से अनबायस्ड होगी तो इस टी के थ्रू जो हम स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे वो ठीक होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 अनबायसनेस। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 आई। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि जब हम सैंपल की फंक्शन को बनाना स्टार्ट करेंगे तो n वैल्यूज़ में हम कितने तरीके के फंक्शन बना सकते हैं? इनफाइनाइट तरीके के। कभी हमने 2 वैल्यू ली, कभी 3 ली, कभी हमने 2 से डिवाइड किया, कभी नहीं किया, कभी प्लस लगाया, कभी माइनस लगाया। देयर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ सैंपल वैल्यूज़ एंड दे आर इनफाइनाइट इन काउंटिंग। ओके। तो हम इस t को कब कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है थीटा को एस्टीमेट करने के लिए? तो जब t की डिस्टेंस थीटा से बहुत छोटी हो जाए। कितनी छोटी? एक नंबर लिया गया एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन? डू यू नो अबाउट एप्सिलॉन? एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी ये बहुत ही छोटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी जीरो के आसपास। तो अगर स्टैटिस्टिक्स के और पैरामीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना कम हो जाए कि एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए। अब एप्सिलॉन से छोटा होने का एक ही मतलब है कि t माइनस थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, और ऐसे सिचुएशन में t किसके बराबर आ जाएगा? थीटा के बराबर। यानी सैंपल की स्टैटिस्टिक्स थीटा के बराबर आ गई, लेकिन हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली बराबर है। तो प्रॉपर्टी में क्या लिख रहे हैं कि t माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, और किसी भी बात की प्रोबेबिलिटी को अगर ये कहा जाए कि वो 1 की तरफ टेंड कर रही है तो प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब इसके अंदर जो भी बात कही जा रही है वो बात ट्रू है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या होता है? सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन, जो होना निश्चित हो वो होता है प्रोबेबिलिटी 1। लेकिन जब इस प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही तो इसके आगे एक चीज़ और लगाई गई, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। वाई? अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो एक क्रिकेटर गया पहले मैच में बैटिंग करने और उसने 0 बनाया, तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये प्लेयर ख़राब है? सिर्फ एक ही मैच के स्कोर को देख के क्या ये कहना ठीक रहेगा? तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कई मैचों में और खिलाएंगे। कई मैचों में और खिलाने का मतलब हम सैंपल के साइज़ को बढ़ा रहे हैं, यानी हम उसके नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब हम सैंपल का साइज़ बढ़ाकर उसका टेस्ट लेंगे, और मान लो हमने 100 टेस्ट लिए, 100 बार उसको बैटिंग करवाई, जिसमें से सिर्फ वो 2 बार 0 पे आउट हुआ, उसके अलावा हर बार वो कुछ ना कुछ रन बनाकर आया, तो आउट ऑफ 100 ही स्कोर इन 98 इनिंग्स। इट मीन्स दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर। अब अगर वो स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है तो गुड की जगह बेस्ट आ जाएगा। लेकिन यही डिसीजन हमको सिर्फ अगर एक मैच से लेना होता तो हम इसको ले पाने में उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना होते। यही 100 मैच से बढ़ाकर अगर 1000 मैच कर दिए जाएं तब हम उसको कहें कि वो कंसिस्टेंट है, तो 1000 मैच में हमारे लिए और आसानी हो जाएगी ये कहने में कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो व्हेन वी
talk about consistency, then we are always talk about large sample, means the sample size tending to infinity, means the sample is large. ओके, इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब ये नहीं होता कि इन्फिनिटी पहुंच गया, मतलब अनडिफाइन है, सैम्पल बड़ा है, लार्ज है. फिर से हम एक बार आपको स्टेट करते हैं व्हाट इज कंसिस्टेंसी. वी हैव अ स्टैटिस्टिक्स टी एंड वी वांट टू prove it consistent with parameter theta. For parameter theta, then what is the procedure? We take a difference between these two and the mod value. mod value के लिए क्यों ली गई? क्योंकि जो t स्टैटिस्टिक्स है वो थीटा से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो एक बहुत ही छोटे नंबर ऑफ साइलेंस से भी छोटा हो, और इस बात की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 1 हो जाए जब हमारे पास सैंपल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि सिर्फ एक मैच या 2 मैच के आधार पर नहीं, लगभग कुछ मैच हमारे पास हों. लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन समझ में आई आपको कि कैसे t माइनस थीटा टेंड लेस देन एप्सिलॉन किया जा रहा है, और फिर इसको 1 की तरफ टेंड करा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को. किसी की प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ जाने का मतलब वो इवेंट निश्चित हो रही है, होगी, ज़रूर होगी. हाँ जी, बताइए, समझ में आया ये डेफिनेशन? अभी हम प्रूफ करवाएंगे तो और समझ में आएगा. देखिए जो लिखा है, एनी स्टैटिस्टिक्स दैट कन्वर्जेंस स्टोकास्टिकली टू अ पैरामीटर थीटा. स्टोकास्टिकली का मतलब होता है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंस एस्टिमेटर ऑफ थीटा. तो थीटा के लिए कंसिस्टेंट कहलाएगा. ये तो हुई लैंग्वेज. अब इसको नीचे मैथमेटिकली लिखा गया है, टी इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ टी कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी. यानी जब प्रोबेबिलिटी ली जाए तो टी थीटा की तरफ जाए. कैसे? प्रोबेबिलिटी जब लेंगे तो टी माइनस थीटा अगर 0 से बहुत पास है तो इक्वल टू करने पर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. इस वाले अगर बीच वाले हिस्से को देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टी माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है. एप्सिलॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जो 0 के एकदम पास है, तो सीधे सीधे अगर हम एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट कर दें तो क्या आएगा? यही तो आएगा. तो टी लगभग किसके बराबर हो गया? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कम हो गया. जब डिफरेंस खत्म हो गया तो दोनों बराबर होंगे, तभी तो डिफरेंस 0 आया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये वाली जो डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है? कंसिस्टेंसी की, जहाँ पर एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है. तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई. इसको प्रूफ करने का एक तरीका और है. हमारे पास चेबीशेव इनइक्वालिटी के थ्रू भी हम इसको प्रूफ करते हैं. तो चेबीशेव इनइक्वालिटी की प्रूविंग आपको बाद में बताई जाएगी. आज पहले हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाते हैं. एक चीज़ और है जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, वो है सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. इसकी चर्चा बाद में. सबसे पहला काम हम आज क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे और चेक करेंगे कि कंसिस्टेंसी को हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ कैसे करें. तो चलिए हम एक स्मॉल एन साइज़ का सैंपल ले लेते हैं, x1 x2 डॉट डॉट xn, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है. हमको प्रूव करना है कि जो सैंपल मीन है x बार वो कंसिस्टेंट है. किसके लिए? मीन म्यू के लिए. तो अगर हमको ये बात प्रूफ करनी है तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन टेंडिंग टू 1. ये प्रूफ करना पड़ेगा. यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 की तरफ अगर टेंड कर गई तो हम कहेंगे कि x बार म्यू के लिए क्या है? कंसिस्टेंट. तो चलो हम इधर से LHS लेकर चलते हैं और RHS के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं कैसे प्रूफ कर पाते हैं. तुम लोगों को आज एक इम्पॉर्टेंट बात और बताएंगे, सभी लोग ध्यान से सुनना.
अगर xi फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो सैंपल का मीन भी नॉर्मल को फॉलो करता है, लेकिन इसका मीन म्यू होता है सेम, बट वेरिएंस हो जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। ये बात याद रहेगी। हाँ बेटा बताओ, ये कैसे आया हम आपको बताते हैं। एक्स बार सैंपल का मीन है, अगर हम सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या आएगा, पॉपुलेशन मीन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में क्या प्रूफ कराया था, सैंपल मीन इज अनबायस्ड फॉर। दूसरा वाला कैसे आया, हम इस पर वेरिएंस अप्लाई कर देते हैं, तो जब वेरिएंस अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/n समेसन ऑफ xi। 1/n कांस्टेंट है, वेरिएंस के बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएंस को हम समेसन के अंदर इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि सैंपल हमारा जो था वो इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किया गया था। अब वेरिएंस xi वही होगा जो xi का वेरिएंस है, कितना, सिग्मा स्क्वायर। समेसन अगर सिग्मा स्क्वायर को n टाइम सम करेंगे तो n आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/n स्क्वायर था पहले से, तो n से n कैंसिल, रिजल्ट में क्या आया, तो आपने देखा कि x बार का मीन तो म्यू आया और वेरिएंस क्या आया। इसी तरीके से जैसे कि हमने x बार का लिखा है, हम मीडियन का भी लिख सकते हैं। मीडियन क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी मीन म्यू होगा, लेकिन अब की बार इसका वेरिएंस बदल जाएगा, ये आएगा π/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। ये वेरिएंस किसका आया है, मीडियन का। अब आगे बढ़ते हैं, एक होता है सैंपल MSE यानी सैंपल मीन स्क्वायर एरर, ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है और इसका मीन सिग्मा स्क्वायर होता है, इसका वेरिएंस होता है 2 सिग्मा की पावर 4/n। ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। आप इनके पीछे मत पड़ना, सवालों को लगाना, धीरे धीरे चलकर आपको ये सारे अपने आप याद हो जाएंगे, इतनी बार यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं अपने प्रूफ में। हमको पता चल गया क्या कि जो x बार है वो क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन वेरिएंस के साथ। तो उसका यूज़ यहाँ पर कैसे करना है, SNV बना लेते हैं हम लोग। कैसे SNV बनाएंगे ज़रा देखेंगे। जब मॉड लगा है और लेस देन एप्सिलॉन है तो हम इसको साफ साफ क्या लिख सकते हैं, x बार माइनस म्यू। मॉड चलो भी लगा देते हैं, हम अभी जो चेंजेस करेंगे वो अंदर करेंगे। तो x बार माइनस म्यू में हम क्या करेंगे, x बार का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया किसी रैंडम वेरिएबल से उसका मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, SNV में। x बार का मीन कितना था बेटा, ज़रा देखो, x बार का मीन है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन √n, इसका रूट ले लो, ये बन गया SNV। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिग्मा अपॉन √n से डिवाइड कर देते हैं और एक तरीके से कह लो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू कहाँ से पुट की जाए, हम इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा √n। ये z है और ये नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है। यहाँ से x बार माइनस म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा z अपॉन √n। ओके ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया, सबसे पहला स्टेप, x बार माइनस म्यू की जगह पे क्या पुट कर दिया, सिग्मा z अपॉन √n। याद रखना ये जो सिग्मा है ये ग्रेटर देन 0 होता है और n है सैंपल का साइज, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो प्लस में है उनको हम बाहर कर सकते हैं, किससे, इस मॉड से। बाहर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरफ शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत। अब मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मॉड की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये
अंडर रूट एन एप्सिलॉन अपान सिग्मा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट एन एप्सिलॉन अपान सिग्मा। ये हो गई मॉड की प्रॉपर्टी। यहाँ लग गया प्रोबेबिलिटी और यहाँ लगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे ज़रा देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, अपर रेंज और लोअर रेंज के बीच में जो भी रैंडम वेरिएबल हो उसके फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अभी भी लगा हुआ है। अब ध्यान दो, अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब एफ जेड क्या है, एफ जेड है पीडीएफ किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, क्योंकि जेड क्या था, ऊपर जेड डिफाइन किया था, जेड मतलब एक्स बार माइनस म्यू अपान सिग्मा अंडर रूट एन, ये जेड था। अगर जेड एस एन वी है तो एफ जेड क्या हो जाएगा इसका पीडीएफ। पीडीएफ जो है जेड का अगर होल रेंज पे इंटीग्रेट हो तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ। किसी के पीडीएफ को अगर हम होल रेंज पे इंटीग्रेट करते हैं तो कितना मिलता है। चलो ये प्रॉपर्टीज़ तुमको बेटा याद करनी है, ठीक है। किसी भी पीडीएफ को अगर उसकी होल रेंज पे इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा 1 मिलेगा। तो ये जेड का पीडीएफ हो गया और होल रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गई। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 1। अगर आपको जानना ये कैसे आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स जब आप लेंगे तो उसमें इसका प्रूफ भी करवाया है मैंने कि कैसे आता है, ठीक है। ओके बेटा, तो आपने क्या देखा कि सैंपल का मीन पर कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी यहाँ लगाई गई और प्रॉपर्टी लगाने पर इसकी वैल्यू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी दिस की वैल्यू टेंडिंग टू क्या हो गई, इट मीन्स दैट सैंपल मीन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो आज की क्लास में आपको हम यहीं तक करवाते हैं। कल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कहाँ तक आप कल समझ पाते हैं। कोई डाउट? ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।